हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अब हमारे वेलकम करने के साथ साथ ये पांडा जी हैं जो आपका वेलकम करते हैं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है इनका वेलकम आपको लोगों को? ठीक है, बताइएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, एकदम से देखते हैं वाह यार कितना इंटरेस्टिंग सा कुछ हम देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आपसे स्टेप अप एकेडमी की तरफ से वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। ठीक है, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्स आ रहे हैं तो काफ़ी फोकस्ड हो जाइए और टेंशन मत लीजिए। टेंशन के साथ पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आराम से रिलैक्स होके एक शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे जितने भी आवर्स आप पढ़ते हैं या मिनट्स भी पढ़ते हैं तो जितना भी पढ़ें प्रोडक्टिव पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 6 आवर्स पढ़ रहे हैं बुक लेके और शायद पढ़ ही नहीं पाए एक पेज भी। इसलिए अगर 30 मिनट्स भी पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट्स को भी प्रोडक्टिव बनाइए और फोकस्ड होके पढ़िए। ठीक है, और हम भी मेहनत कर ही रहे हैं ताकि आपके सारे चैप्टर्स एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएं विथ रिवीजन। ठीक है, तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स, की एजेंसीज हम पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम यूएन के देखेंगे। की एजेंसीज में हम यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO ये सब पढ़ेंगे, एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। ये सारा सब कुछ हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स पहले से दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, बट वो हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आए। ठीक है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले डिलीटेड टॉपिक को रिवाइज नहीं करना है, रिवीजन करना है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद क्या रोल रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस इमर्जिंग वर्ल्ड में देयर वर कॉल्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इमर्जिंग वर्ल्ड में ये भी बात हो रही थी कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, फिर से स्ट्रक्चरिंग की जाए किसकी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। किस चीज़ के लिए? कोप करने के लिए वेरियस चैलेंजेस से, न्यू चैलेंजेस से, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ US पावर। तो कुछ न्यू चैलेंजेस थे, वो भी उनका भी राइज हो रहा था, US भी एज ए पावर राइज हो रहा था और वेरियस चैलेंजेस थे। तो यहाँ पे ये बात आ रही थी कि क्या करें, रीस्ट्रक्चरिंग करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जामिन करेंगे कि किस तरीके से इमर्जिंग वर्ल्ड में ये रीस्ट्रक्चरिंग की गई। ठीक है, जो पोटेंशियल रिफॉर्म है किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये भी इंटरेस्टिंग केस है एक तरीके से काफ़ी सारे रिफॉर्म प्रोसेस में और इट्स डिफ़िकल्टीज़ में। फिर हम आएंगे कि इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में, इन द UN एंड इट्स व्यू ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। कभी कभी हाथ से भी लिख देना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है ऐसे लिखने में। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर में क्या हम बात कर रहे हैं, क्लोजेस बाय आस्किंग इफ द UN कैन प्ले एनी रोल इन डीलिंग विद अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर। यहाँ पे कह रहे हैं ये चैप्टर कैसे क्लोज यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूछता है कि क्या UN कोई रोल प्ले करेगा वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर, जिससे डोमिनेटेड है वर्ल्ड, तो उसमें UN किस तरीके से रोल प्ले करेगा डील करने के लिए। कुछ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हम देखेंगे जो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारी बुक में 2 कार्टून्स दिए हुए हैं पेज पे, वो हम देखेंगे। तो देख लेते हैं ये कार्टून्स। देखिए, ये 2 कार्टून दिए हुए हैं और आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2006 जून 2006 में इजराइल अटैक करता है किसे, लेबनान को। ठीक है, ये कह के कि ये नेसेसरी था
किस चीज़ के लिए? हिजबुल्लाह ग्रुप जो है, मिलिटेंट ग्रुप है, उसे कंट्रोल करने के लिए। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं कि 2006 में इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, ये, और इसका रीज़न क्या दिया कि अटैक करना ज़रूरी था ताकि जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस यहाँ पे मारे जाते हैं और बहुत सी पब्लिक बिल्डिंग्स या फिर इवन रेसिडेंशियल एरियाज भी क्या हो जाते हैं, इजरायली बॉम्बार्डमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, यूएन यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास करता है इस चीज़ पे अगस्त में, और जो इजराइल आर्मी क्या करती है, विड्रॉ करती है इस रीजन से अक्टूबर में। मतलब समझो जून में स्टार्ट हुआ, अगस्त में यूएन का रिजोल्यूशन आया और अक्टूबर में जाके इजरायली जो आर्मी है या फिर यहाँ पे हाँ वो विड्रॉ करती है। दोनों ही कार्टून हैं, ये कमेंट कर रहे हैं यूएन के रोल पे और सेक्रेटरी जनरल के इस एपिसोड में, इन दिस एपिसोड। ठीक है, अब आते हैं हम, दोनों कार्टून हमने पढ़ लिए, इसके बारे में पेज पे क्या दिया हुआ है। अब बात ये आ रही है कि दोनों ही कार्टून किस चीज पे कमेंट कर रहे हैं, इनइफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, कि किस तरीके से, आप देखिए ना, कब उन्होंने किया, जून में, और ये यूएन कब रिजोल्यूशन लेके आ रहा है, अगस्त में, और ये कब विड्रॉ कर रहे हैं अपनी आर्मी, अक्टूबर में। मतलब कि यहां से यहां तक कितने लोग मारे गए, और यूएन क्या कर रहा है, अगस्त में रिजोल्यूशन ला रहा है और उसको इफेक्ट भी कब हो रहा है, वो अक्टूबर में। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये इनइफेक्टिवनेस शो कर रहे हैं, यूजुअली रिफर टू एज द यूएन इन लेबनान क्राइसिस इन 2006, की लेबनान क्राइसिस में किस तरीके से यूएन इनइफेक्टिव रहा है। ठीक है, दोनों ही कार्टून्स रिप्रेजेंट करते हैं एक ओपिनियन जो कि हम हियर करते हैं, वी ऑफन हियर अबाउट द यूएन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने लेबनान क्राइसिस 2006 में इनइफेक्टिवनेस किसकी देखी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि यूएस जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टुडेज वर्ल्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसके बाद भी आप क्राइसिस को क्या नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए इतने टाइम तक, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज के वर्ल्ड में। ठीक है, इन टुडेज वर्ल्ड बहुत सी लोगों की आंखों में, इन द आईज ऑफ मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ इंडिस्पेंसिबल एंड रिप्रेजेंट्स द ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। बहुत से लोगों के लिए इंडिस्पेंसिबल है, और ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है बहुत बड़ा होप, आशा है किस चीज़ की, ह्यूमैनिटी फॉर पीस, पीस और प्रोग्रेस के लिए। देन वाई डू वी देन नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन। तो फिर हमें क्वेश्चन ये आता है कि यूएन की तरह ऑर्गेनाइजेशंस की नीड क्या है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइए। देखिए, क्योंकि ना यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड हैं। अब जब आप इन सारी चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी, आप अपना ओपिनियन दे पाएंगे कि नहीं यार, अभी देखो अभी न्यूज़ आती है, आपको पता रहता है हाँ यूएन ने ऐसा कर दिया। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होगा, आप ये बता पाएंगे यूएन ने ऐसा किया, शायद यूएन को ऐसा करना था पास्ट में या हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है इस तरीके के, और इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस एक बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो, लेट अस हियर टू इनसाइडर्स, यहाँ पे हम दो इनसाइडर्स को सुनेंगे। सबसे पहले हैं डैग हैमार्क्सजोल्ड, ये यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, यूएन से सेकंड सेक्रेटरी जनरल ये हैं ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद टॉकिंग शॉप, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क में है ये। येस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीचेस एंड मीटिंग्स एट द यूएन स्पेशली ड्यूरिंग द एनुअल सेशंस ऑफ द जनरल असेंबली। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ बहुत सी स्पीचेस और मीटिंग्स होती हैं यूएन में, स्पेशली एनुअल सेशंस ऑफ द जनरल असेंबली में। और यहाँ ये चीज़ें तो अलग हैं, इन्होंने क्या बोला ये देखो, यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। इनका कहना ये है सेक्रेटरी जनरल का कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं किया गया था कि ह्यूमैनिटी को हेवन तक लेके जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमैनिटी को हेल से बचाएंगे, ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगर हम देखें, बट एज चर्चिल पुट इट, जॉ इज बेटर देन वॉर। बट यहाँ पे चर्चिल ने यहाँ पे क्या कहा कि जॉ बेटर है देन वॉर। Isn't it better to have one place where all, क्या ये बेटर नहीं होगा कि एक प्लेस सभी के लिए हो, जहाँ पे सभी लोग हों, कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक साथ आ सकें, जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो गेट टुगेदर कर सकें, बोर ईच अदर समटाइम्स विद देयर वर्ड्स, कभी कभी बोर यहाँ पे करें अपने वर्ड्स के साथ, रेदर देन बोर होल्स इनटू ईच अदर, रेदर देन होल्स की जगह क्या कर सके, मतलब कि यहाँ पे समटाइम्स अपने वर्ड्स के साथ ऑन दी बैटल फील्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये शशि थरूर जी ने कहा था, फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि बोर ईच अदर समटाइम्स विद देयर वर्ड्स के थ्रू सारी चीज़ें करें, रेदर देन बैटल फील्ड पे एक दूसरे को अटैक करने की जगह शब्दों में यहाँ पे बातें करके ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, ये जो दो कोट्स हैं हमने पढ़े, ये सजेस्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आंसर नहीं है हर चीज़ के लिए, बट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर नॉट द आंसर टू एवरीथिंग बट दे आर इम्पॉर्टेंट। ये हमें हेल्प करते हैं कौन से मैटर में हेल्प करेंगे, आप खुद बताइए। वर्ल्ड लेवल पे ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स या मैटर्स होंगी जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होंगी और इन्हें सॉल्व करना होगा। लेबनान क्राइसिस देख लीजिए, वॉर ही था ना, तो एक्चुअल में ये जो हेल्प करेंगे मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस में, कंट्री को यहाँ पे ये भी हेल्प करेंगे सारी कंट्रीज़ को कि वो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर हो सके। ठीक है, एज वेल एज कॉपरेट करेंगे, दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज कॉपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल ऑफ अस या फिर फॉर अस ऑल। ठीक है, कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस भी हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दे मस्ट गो टू वॉर टू डील विद देयर एंटागोनिज्म्स, मतलब कि कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके वॉर करने लगेंगे। ठीक है, दे कैन इंस्टेड, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कॉन्टेंशियस इश्यूज पे और पीसफुल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, बजाय किस चीज़ के, ऐसे वॉर के। ठीक है, इंडीड इवन दो दिस इज़ रियरली नोटिस्ड, फिर भी बहुत कम देखा जाता है ये सारी चीज़ें। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस हैं ये रिजॉल्व होते हैं कैसे, विदाउट गोइंग टू वॉर के बिना ही यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है इस कंटेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ आपको? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सुपर स्टेट नहीं है अथॉरिटी के साथ ओवर इट्स मेंबर, मतलब कि ऐसा नहीं है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं या मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये अथॉरिटी मतलब इसकी होगी, इस तरीके से नहीं है या ना ही ये सुपर स्टेट विथ अथॉरिटी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपने मेंबर्स पे। ठीक है, तो फिर कैसे ये रोल प्ले करेगा और डोमिनेंट भी नहीं है तो किस तरीके से फिर अच्छे से वर्क करेगा, ये क्रिएट होता है बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स से। ठीक है, इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स एग्री टू इट्स क्रिएशन। ये कब आया? ऐसा तो नहीं था कि यूएन ने अपने आप को ही आया और बोला यूएन बन गया अब सभी लोगों को इसकी सुननी पड़ेगी, सभी स्टेट्स को, ऐसा कुछ नहीं है। कब आया ये? जब स्टेट्स एग्री हुए इस क्रिएशन पे, इसके क्रिएशन पे। मतलब ये है कि अब स्टेट्स अगर एग्री हुए हैं, अगर हम क्लास 11th की बात करें, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हाँ ठीक है हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं और इस ग्रुप के थ्रू हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, कुछ पनिशमेंट्स होंगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से यूएन की भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। यही ये कह रहे हैं कि ये सुपर पावर नहीं है अथॉरिटी के साथ, यहाँ पे ये तभी बना है जब स्टेट्स एग्री हुए हैं इसके क्रिएशन के लिए। ठीक है, वंस क्रिएटेड, एक बार जब क्रिएट कर लिया गया तो ये हेल्प करेगा मेंबर स्टेट्स को ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को पीसफुली रिजॉल्व कर सकें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अनदर वे भी हेल्पफुल हैं। नेशंस यूजुअली क्या देखते हैं कि सम थिंग्स दे मस्ट डू टुगेदर, कुछ चीज़ें जो वो एक साथ करें, काफ़ी अच्छी चीज़ें कोऑपरेट करें, और इश्यूज़ भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हैं
that they can only be deal with when everyone works together। और ये जो इश्यूज़ हैं ये तभी डील कर पाएंगे जब ये एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। जैसे कि डिजीज़ इज एन एग्जाम्पल, डिजीज़ का एग्जाम्पल ले लो, एक साथ वर्क करेंगे, इश्यूज़ हैं, चैलेंजिंग है, तो कैसे वर्क करेंगे, काफ़ी अच्छे से हिम्मत के साथ ही करेंगे ना, ठीक है। कुछ डिसीजेस इराडिकेट हो सकती हैं अगर हर एक पर्सन वर्ल्ड में कॉपरेट करे इन इनॉक्यूलेटिंग और वैक्सीनेटिंग देयर पॉपुलेशंस। देखिए, तो यहाँ पे डिजीज़ का एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि कोई भी डिसीज़ कब इराडिकेट हो सकती है, जब हम उसकी वैक्सीनेशन को क्या कर दें, अच्छे से वैक्सीनेशन करें पॉपुलेशन में कोऑपरेशन के साथ। देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी बहुत सालों तक देखना एक ही एग्जाम्पल चलता रहेगा। मेरे बोलने से पहले आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता भी दिया होगा कि मैम कौन से डिसीज़ के बारे में बताने वाली हैं, ठीक है। तो डिसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखो कोविड की बात करते हैं, सब जगह फैला। ये आपने ना थ्योरेटिकल तो समझ ही रहे हो, प्रैक्टिकल वे में आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉपरेशन के साथ पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन किया गया। क्यों? ताकि ये जो डिसीज़ है वो इराडिकेट हो सके, ख़त्म हो सके। और आज की डेट में क्यों ख़त्म हो पाई, या क्यों इसके अब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है या फिर अफेक्ट नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन कर दिया कॉपरेशन के साथ। मान लो यहाँ पे कोई कंट्री कह देती कि नहीं हमें नहीं करना है वैक्सीनेशन, हम तो ये बीमारी को फैलाएंगे, सब जगह पूरे देश में फैला देंगे, तो कैसे डिसीज इराडिकेट होती। तो ये कॉपरेशन है, इस तरीके से कॉपरेशन के साथ पूरा वर्ल्ड जो है वो वर्क कर सकता है अच्छे से। देखो तो यहाँ पे जो डिसीज हमने एग्जांपल लिया था वो यही था। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो कुछ इश्यूज हैं वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब एक साथ आके डिस्कशन किया जाए। मान लो आप लोगों की क्लास में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, अब या तो क्या कहेंगे, मिलके बात करते हैं, ठीक है। तो मिलके बात क्या करेंगे, सॉल्यूशन ही लेके आएंगे या एक दूसरे को मार पीट देंगे, ऐसे ही कुछ करते होंगे, है ना। तो और अगर नहीं किया ऐसा तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो यहीं पे ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज हैं वो तभी रिजॉल्व होंगे जब एक साथ मिलके कोई सॉल्यूशन निकाले। अब एक और एग्जाम्पल ले लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। और टेक ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है क्योंकि इंक्रीज किस चीज़ में हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज में इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। देयर इज अ डेंजर दैट सी लेवल्स विल ऑल्सो राइज। तो अब यहाँ पे डेंजर क्या है कि सी लेवल भी राइज होगा। क्यों? देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब इस वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होंगे तो लेवल भी राइज हो जाएगा, ठीक है। देयर बाय सबमर्जिंग मैनी कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूज सिटीज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देयर बाय क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये क्या हो जाएंगे, वर्ल्ड के ह्यूज सिटीज सबमर्ज हो जाएंगे। सबमर्जिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर एक कंट्री ट्राई करती है अपने खुद के सॉल्यूशंस लेके आए ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जैसे कि इंडिया में भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स हुए हैं या फिर इनिशिएटिव्स लेके आए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज ना हो सके। बट अगर हम लास्ट में कहते हैं ना कि आखिर में फिर होना क्या है, बट इन द एंड मोर इफेक्टिव अप्रोच क्या है, इज टू स्टॉप द वार्मिंग इटसेल्फ। लेकिन सबसे इफेक्टिव अप्रोच क्या होगी कि जो वार्मिंग है उसे अपने आप ही रोक दिया जाए। और ये क्या रिक्वायर करेगा कि जो इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल पावर्स हैं वो क्या करें, ऑल ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स टू कोऑपरेट। यहाँ पे इनका कोऑपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि मेनली इंडस्ट्रीज से ही ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट हो रही है या जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है वो मेनली रीज़न अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज ही हैं। तो इंडस्ट्रियल पावर्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा। Unfortunately, recognizing the need for cooperation and actually cooperating are two different things. देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहले हमने कहा कि कॉपरेशन कर लें, तो कॉपरेशन कैसे कर लें कि इंडस्ट्रियल पावर्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, रिक्वायरमेंट यही है और इसी तरीके से वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी। बट अब बात करेंगे कि अब स्टार्ट करें कॉपरेशन करना, तो इन दोनों चीज़ में डिफरेंसेस है। देखो मेरा ऐसा सोचना है ये अलग चीज़ होती है और आपने क्या किया उस चीज़ के लिए या मैंने क्या किया ये डिफरेंट है। ऐसे समझो, मान लो आपने सोच लिया कि मुझे एग्ज़ाम में इस बार 90% लेके आने हैं, बट आपने इसके लिए वर्क अगर इतना किया तो 90% आ जाएंगे। अब अगर वर्क ही नहीं किया तो 90% से कम आएंगे,
ठीक है, क्लियर हुआ। तो वही ये बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो नीड फॉर कोऑपरेशन है और एक्चुअली जो कोऑपरेट कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। नेशंस रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोऑपरेट करने की नीड है, ठीक है, आप भी कहते होंगे कि 90% लेके आने हैं, लेकिन उतनी मेहनत करते होंगे तभी आते होंगे। तो यहाँ पे नेशन की बात कर रहे हैं, बट कैन नॉट ऑलवेज एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू सो, हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग। बट कभी भी एग्री नहीं होते हैं इन सारी चीज़ों पे कि शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग अगर बात कर लें कि शेयर कर लें इन चीज़ों को, तो नहीं करेंगे। कैसे शेयर करना है, कैसे बेस्ट करना है, हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिंग आर जस्टली डिवाइडेड, and how to ensure that others do not break their end of the bargain and cheat on an agreement। और इस तरीके से एग्रीमेंट की बात करते हैं, कॉपरेशन की बात करते हैं, इंश्योर करने की बात करते हैं, लेकिन जो अपना मतलब अपनी तरफ से जो एग्रीमेंट किया है कहीं ना कहीं तक तोड़ देते हैं, या मोल भाव कहते हैं नहीं कि करते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये करने लगते हैं और एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं तक फुलफिल नहीं करते हैं। और यहाँ पे अब आप ये कहेंगे कि हम ये सारी बातें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों कर रहे हैं? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही तरीके बताएंगे किस चीज़ के, कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे आइडियाज़ देंगे कि कैसे कोऑपरेट करना है। An international organization can help produce information and ideas about how to cooperate। Cooperate कैसे करना है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, रूल और ब्यूरोक्रेसी। हेल्प करने के लिए मेंबर्स को हैव मोर कॉन्फिडेंस दैट कॉस्ट विल बी शेयर्ड प्रॉपरली, बेनिफिट्स विल बी फेयरली डिवाइडेड, एंड दैट वंस अ मेंबर ज्वाइंस एन एग्रीमेंट, और एक बार अगर मेंबर ज्वाइन कर लेता है एग्रीमेंट को, तो ये ओनर होगा टर्म्स और कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। कोल्ड वॉर के एंड के साथ हम ये कह सकते हैं कि यूएन में एक स्लाइटली डिफरेंट रोल आया है, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और इसके जो एलाइज इमर्ज होते हैं एज एन विक्टोरियस, देयर वॉज कंसर्न अमंगस्ट मैनी गवर्नमेंट्स एंड पीपल दैट द वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय द यूएस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज विक्टोरियस इमर्ज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ कंसर्न होता है गवर्नमेंट्स और लोगों के बीच में कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्हें कौन लेड कर रहा है, बाय द यूएस वुड बी सो पावरफुल दैट देयर वुड बी नो चेक अगेंस्ट देयर विशेज एंड डिज़ायर्स। तो उनकी विशेज और जो डिज़ायर्स हैं उस पर कोई भी चेक नहीं किया जाएगा, ये कुछ गवर्नमेंट्स और पीपल पर चेक नहीं किया जाएगा, ऐसा इनका कंसर्न है, ठीक है। कैन द यूएन सर्व टू प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन विद द यूएस इन पर्टिकुलर। क्या यूएन सर्व करता है या करेगा डायलॉग और डिस्कशन प्रमोट करना यूएस के साथ, और क्या ये लिमिट कर पाएगा अमेरिकन गवर्नमेंट की पावर को? इस क्वेश्चन का आंसर हम समझने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। उससे पहले हमें इसको समझना होगा। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, यूएन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपकी बुक में पूरे प्रिंसिपल ऑर्गन्स वगैरह दिए गए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए समझिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज्ड करता है वर्ल्ड को टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विथ कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसके थ्रू एनकरेज होता है पूरा वर्ल्ड कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके साथ बेहतर तरीके से डील कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत से लोगों का ऐसा मानना रहता है कि इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये वर्ल्ड को हेल्प करेगा वॉर अवॉइड करने के लिए, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, लीग ऑफ नेशंस वाज बॉर्न, मतलब लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश किया जाता है। हाउएवर इसकी जो इनिशियल सक्सेस की अलावा बात करें यहाँ पे, तो ये प्रिवेंट नहीं कर पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, जो कि चला था 1939 से 1945 तक, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे मारे गए और बहुत से लोगों को चोटें भी आई, और जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकामयाब होता है। कुछ देखिए, अगर हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल है जनरल असेंबली में, देन आईसीजे है दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इन सभी के क्या वर्क हैं, फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देखिए, यूएन
लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर ही रहा है। मतलब कि ऐसे समझो कि ये लीग ऑफ नेशन बना और लीग ऑफ नेशन को ही आगे जाके क्या कर दिया गया, लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन इस्टेब्लिश किया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया जिसमें साइन किए थे 51 स्टेट्स ने चार्टर पे। ठीक है, It tried to achieve what the league could not between the two world wars. यहाँ पे इसने क्या अचीव करने की कोशिश की। अब हम कुछ नया लेके आए। मान लो रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन में एक रिप्रेजेंटेटिव आए 5 साल के लिए, ये कुछ अच्छे वर्क नहीं कर पाए होंगे तो हमने क्या किया, दूसरे को इलेक्ट किया। तो उनकी क्या कोशिश होगी, यही कोशिश होगी कि जो पहले रिप्रेजेंटेटिव अच्छे वर्क नहीं कर पाया है उसे मैं अच्छे से करूं। तो इसी तरीके से जो वर्क लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया था उस चीज़ को अचीव करने की यहाँ पे ट्राई किया गया बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है ना, जो यूएन का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें और कोऑपरेशन हो सभी मेंबर स्टेट्स के बीच में, ये फैसिलिटेट करे। इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कन्फ्लिक्ट्स। किस होप के साथ, किस आशा के साथ इसे इस्टेब्लिश किया गया कि ये कन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप करेगा बिटवीन स्टेट्स एस्केलेटिंग इनटू वॉर। वॉर में जब स्टेट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स थे उन्हें, इफ वॉर ब्रोक आउट टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज। अगर वॉर, कुछ हॉस्टिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी उस टाइम पे ये क्या करेंगे कि एक्ट करेंगे कन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, फर्दर मोर सिंस कन्फ्लिक्ट्स अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों थे, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी। द यूएन वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। तो यहाँ पे यूरोप ने क्या किया, यूएन ने क्या किया कि जो कंट्रीज़ हैं उन्हें एक साथ लेके आएँ और इम्प्रूव करें इनके प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्यों इस्टेब्लिश किया गया, कैसे इस्टेब्लिश किया गया, कैसे इवोल्यूशन हुआ। अभी 2011 तक की अगर हम बात करें तो यूएन के 193 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ही इंक्लूडेड हैं। यूएन जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच। मतलब कि जनरल असेंबली में ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं तो यहाँ पे सभी मेंबर स्टेट्स का एक एक वोट है। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, मतलब कि ये हमेशा ही रहेंगे मेंबर्स, फिर बाकी एडिशनल में जो भी रहते हैं वो टेम्परेरी हो जाएंगे। ये आया, क्लियर हुआ। और ये कौन से हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर, तो यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। ये मेंबर्स इलेक्टेड, मतलब सिलेक्टेड हैं। क्यों सिलेक्टेड है परमानेंट मेंबर, क्योंकि एज दे वर द मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। इसलिए अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो गए, यहाँ पे जो हमने ये सिक्योरिटी काउंसिल देखी है यहाँ पे ये परमानेंट मेंबर्स बन गए। ठीक है, एंड बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड द विक्टर्स इन द वॉर। और यहाँ पे कौन थे, मतलब कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था इनका, एक साथ, मतलब कैसे थे कि विक्टर्स ही थे ना इन दी वॉर। यूएन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर और रिप्रेजेंटेटिव हेड है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ठीक है ना, और ये मतलब एक पब्लिक फिगर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के। जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ द यूएन। ठीक है, अगर यूएन सेक्रेटरीज जनरल आपको पढ़ने हैं कि कौन कौन रहे हैं, कब कब रहे हैं और इनके क्या क्या वर्क रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये 1 जनवरी 2017 को बनते हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल और ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पुर्तगाल के 1995 से 2002 तक और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज 2005 से 2015 तक। एंटोनियो गुटेरेस की बात कर रहे हैं। और यूएन कंसिस्ट करता है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। ठीक है, वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस, वॉर
युद्ध, पीस, शांति और डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स, ये जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये डेल्ट करते हैं बहुत सारी एजेंसीज के साथ। देखिए, अब सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ कौन से होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो हेल्थ है, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी इश्यूज़ होंगे सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ इनके साथ डेल्ट करेगा। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड ही होंगे, सोशली इकोनॉमिक अगर फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, इस तरीके के इश्यूज़ होंगे। तो कौन सी एजेंसीज हैं, देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO, United Nations Development Program that is UNDP, United Nations Human Rights Commission that is UNHRC, United Nations High Commission for Refugees that is UNHCR, United Nations Children's Fund that is UNICEF, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that is UNESCO among others। देखो, अब जैसे ही मैंने एजेंसीज के नाम पढ़े तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या वर्क कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, WHO, कुछ समझ नहीं आने वाला है। वैसे आप लोगों को आता होगा, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, फिर भी बात ये हो रही है कि जैसे ही आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनका वर्क एक्चुअल में क्या है। जैसे हमने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्थ से रिलेटेड वर्क करेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो डेवलपमेंट से रिलेटेड, चिल्ड्रंस फंड तो चिल्ड्रन से रिलेटेड, साइंटिफिक एजुकेशनल यूनेस्को तो यहाँ पे एजुकेशन साइंटिफिक से रिलेटेड, क्लियर हुआ, कल्चरल से रिलेटेड। तो ये इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज से डील करते हैं। वॉर, पीस और डिफरेंसेस से रिलेटेड कौन डील करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। और सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज से कौन डेल्ट करता है, तो ये कुछ एजेंसीज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट हैं ये फंडामेंटल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू सर्व द नीड्स ऑफ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। UN इज़ नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया है। सभी को क्या करना है, फंडामेंटल तरीके से ही वर्क करना है। रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड रही है वर्ल्ड बॉडी के रिफॉर्म्स में, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाउएवर कुछ क्लियरिटी और कंसेंशंस भी रहा है ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, टू बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं, जो फेस किए जा रहे हैं UN के द्वारा या UN फेस कर रहा है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस UN के, और रिव्यू ऑफ द इशू दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे इश्यूज को रिव्यू करना जो कहाँ पे फॉल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे एग्री होते हैं दोनों ही एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म में, और ये नेसेसरी है, ऐसा सभी का मानना है। ठीक है, और वो किस चीज़ पे एग्री नहीं होते हैं, दैट व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। मतलब कि व्हाट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज प्रिसाइजली, यहाँ पे किस चीज़ पे एग्री तो हो रहे हैं, क्या रिफॉर्म करो, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं कि कैसे करें, नहीं क्या करें, कैसे करें और कब, ये सारी चीज़ों पे एग्री नहीं कर पाते हैं। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, अगर हम स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस के रिफॉर्म की बात करें तो जो बिगेस्ट डिस्कशन है वो किस चीज़ पे है, सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग पे। ठीक है, रिलेटेड टू दिस हैज़ बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे मतलब किस चीज़ से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो डिमांड है किस चीज़ के लिए इंक्रीज़ की गई है, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप्स हैं, सो दैट जो रियलिटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाएगी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर है उनकी बातें ज़्यादा अच्छे से कंसिडर की जाती है, नॉन परमानेंट की इतनी नहीं है। तो यही सारी चीज़ों की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर हुआ आपको कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए। पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स भी हैं कि मेंबरशिप इंक्रीज की जाए एशिया से, अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से। ठीक है, बियॉन्ड दिस जो US और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो UN बजटरी प्रोसीजर्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो US और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये बात इन सारी चीज़ों की मेंबरशिप की ना करते हुए
एक्चुअल फोकस कर रही हैं कि यूएन की जो बजटरी प्रोसीजर्स हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। और कुछ प्रपोजल्स भी हैं कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए। Issues to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN on the issues, जो issues हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, greater priority दी जाती है या UN के jurisdiction में लाते हैं, तो कुछ country और expert जो हैं क्या कह रहे हैं कि जो organization है वो greater एक अच्छी तरीके से प्ले करे और मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस, while others wants its role to be confined to development। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्रेटर प्रायोरिटी दी जाए यूएन के ज्यूरिसडिक्शन में। सम कंट्रीज और एक्सपर्ट्स जो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे फोकस करे या रोल प्ले करे ग्रेटर या मोर इफेक्टिव पीस और सिक्योरिटी मिशंस में। वहीं कुछ और जो हैं उनका मानना ऐसा है, मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि जो इसका रोल है वो कन्फाइंड हो जाए। कन्फाइंड मतलब एक तरफ फोकस्ड किस चीज़ पे हो जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। तो इस तरीके से अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्यू हैं, डिफरेंट है कि कुछ वांट्स ये कह रहे हैं कि पीस और सिक्योरिटी मिशंस पे ही वर्क करें, कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करे, ये कन्फाइंड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों ही सेट ऑफ रिफॉर्म्स को अगर हम देखें विद एन एम्फेसिस ऑन रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, इसी के साथ यहाँ पे यूएन इस्टेब्लिश किया जाता है 1945 में, इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और जिस तरीके से ये फंक्शन करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है रियलिटी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, अब कोल्ड वॉर के बाद ये जो रियलिटीज थी ये डिफरेंट थी। ठीक है, कुछ चेंजेस जो ऑकर्ड हुए वो क्या क्या हुए देखिए। देखो, सबसे पहले सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया, और जो रिलेशनशिप थे सक्सेसर स्टेट्स और रशिया के बीच में, मतलब रशिया के बीच में जो सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। मतलब कि ऐसे समझो कि सोवियत से कौन निकला, मेन पावर रशिया। तो अब यहाँ पे रशिया और जो यूएस पावर है, इसी वजह से ये और ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये चेंजेस ऑकर्ड हुए थे कोल्ड वॉर के बाद, ये जो रियलिटीज़ थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, चाइना फास्ट इमर्जिंग था एज अ ग्रेटेस्ट पावर, और इंडिया भी ग्रोइंग रैपिडली, इंडिया ऑल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली। जो इकोनॉमीज हैं एशिया की ये भी ग्रो कर रही हैं अनप्रेसिडेंटेड रेट पे। मैनी न्यू कंट्रीज ने ज्वाइन किया यूएन को एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत यूनियन से जैसे ही अलग हुए तो ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब इन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया यूएन। ठीक है, और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप, या फिर जो फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ से अलग होके इंडिपेंडेंट बने और ज्वाइन कर लिया यूएन। अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड, जीनोसाइड, सिविल वॉर, ethnic conflict difference, terrorism, nuclear proliferation, ठीक है, climate change, environmental degradation, epidemics। तो ये whole new set of challenges है जो कॉन्फ्रेंट्स करता है वर्ल्ड। ठीक है, अब इस सिचुएशन में 1989 में जैसे ही जिस टाइम पे कोल्ड वॉर एंड हो रहा था, तो क्वेश्चन कौन से वर्ल्ड फेस कर रहा था। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था कि क्या यूएन अच्छे से वर्क कर रहा है, उतना वर्क कर रहा है जितना करना चाहिए, इज द यूएन डूइंग इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इज द यूएन डूइंग इनफ एंड हाउ, और कैसे। What reforms are necessary to make it work better, कौन से रिफॉर्म ज़रूरी हैं ताकि ये और अच्छे से वर्क कर सके, एंड what should it be doing, और ये क्या एक्चुअल में कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे। तो क्लियर हुए ये सारे क्वेश्चन।
For the past decade and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answers. तो member states यहाँ पे satisfactory और practical answers चाहते थे, ठीक है. अब रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जो बात कर रहे थे कि रिफॉर्म्स, दो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उसमें से एक था स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में रिफॉर्म्स लेके आए. तो ये कैसे रिफॉर्म्स थे देखो. While the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. Let us examine the debate over reform of the UN Security Council. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो while the जो केस था रिफॉर्म का वो वाइड स्प्रेड सपोर्ट के साथ था, और यहाँ पे एग्रीमेंट कराना, गेटिंग एग्रीमेंट कि क्या करना है, ये डिफ़िकल्ट था. तो यहाँ पे एग्जामिन करेंगे हम जो कि डिबेट हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए. 1992 में UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन अडॉप्ट करती है, और जो रिजोल्यूशन है इसमें 3 मेन जो कंप्लेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट की जाती हैं, ठीक है. तो क्या क्या है यहाँ पे देखो. सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज. यहाँ पे ये क्या कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिप्रेजेंट क्या नहीं कर रही है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स रियलिटीज को, पॉलिटिकल रियलिटीज को. जो इसके डिसीजंस हैं ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं वेस्टर्न वैल्यूज़ पे और उन्हीं के इंटरेस्ट पे, और डोमिनेटेड है ये कुछ पावर्स के थ्रू, मतलब कि बाय अ फ्यू पावर्स. इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. जैसे कि हम देख रहे थे कि 5 परमानेंट मेंबर्स थे. तो कुछ इस तरीके से कंप्लेंट्स यहाँ पे होती हैं डिबेट के टाइम पे, और इन्हीं व्यू में, मतलब क्या व्यू हो रहा था, इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, जो डिमांड ग्रो हो रही थी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन के लिए. तो 1997 में, ऑन 1 जनवरी 1997, यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान इनिशिएट करते हैं, क्या, इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड. यहाँ पे एक इनिशिएट क्या कर रहे हैं, ये एक इंक्वायरी यहाँ पे हो रही है कि किस तरीके से यूएन में रिफॉर्म किया जाए. किसने किया, कोफी अन्नान ने 1 जनवरी 1997 में, ठीक है. हाउ, फॉर इंस्टेंट, शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन, और किस तरीके से न्यू सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को चूज किया जाएगा. अभी तो क्या किया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये काफ़ी विक्टरस थे, तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया गया, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स बना दिए गए. In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council. अब इसी वजह से कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस पे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है. देखो, अ न्यू मेंबर इट हैज़ बीन सजेस्टेड शुड बी, जो न्यू मेंबर होगा तो इसे क्या सजेस्ट किया जाना है, ये एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन बजट में, और बिग नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ये क्राइटेरिया रखे गए, ठीक है. अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसा नेशन जो रिस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी को, मतलब कि पीपल्स पार्टिसिपेशन विद अकाउंटेबिलिटी, और ह्यूमन राइट्स को. A country that would make the council more representative of the world's diversity, ऐसी कंट्री जिसे काउंसिल बनाया जाएगा, परिषद बनाया जाएगा, उसे ज़्यादा, मतलब जो कंट्री है वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर. क्लियर हुआ है यहाँ पे कि जो नेशन है, ऐसा नेशन जो रिस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को, और जो कंट्री है वो क्या करे, काउंसिल को और रिप्रेजेंटेटिव बनाए, किस टर्म में, वर्ल्ड डाइवर्सिटी के टर्म में, जिसमें इंक्लूडेड है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर. अब जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं टू द यूएन रेगुलर बजट 2019 में, तो अब हम ये कंट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करेंगे. देखो, कुछ मेंबर स्टेट्स हैं और कितना % इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. सबसे पहले यूएस की बात करें तो 22% ये यूएन बजट में कंट्रीब्यूट करता है. चाइना 12.0, जापान 8.5, जर्मनी 6.0, यूके 4.5, फ्रांस 4.4 एंड इटली
3.3। तो 2019 का कंट्रीब्यूशन है, यूएसए का सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 22%। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्राज़ील 2.9, कनाडा 2.7, रशिया 2.4। सबसे कम रशिया का मतलब इनके कंपैरिजन में आ रहा है, जैसे यूएस, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान के कंपैरिजन में अगर हम रशिया देखें तो ये 2.4 कंट्रीब्यूट करता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2.2, ऑस्ट्रेलिया भी 2.2, स्पेन 2.1, टर्की 1.3, नीदरलैंड्स 1.2 एंड मैक्सिको 1.1। सऊदी अरेबिया 1.1, स्विट्जरलैंड 1.1, अर्जेंटीना 0.9, स्वीडन 0.9 और लास्ट में आता है इंडिया, दैट इज 0.8% कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, क्लियरली ये जो क्राइटेरिया हैं इनकी कुछ वैलिडिटी है। गवर्नमेंट एडवांटेजेस देखती है कुछ क्राइटेरिया में और कुछ क्राइटेरिया में डिसएडवांटेजेस देखती है, और ये किस चीज़ पे बेस होगा, इनके एस्पायरेशंस और इंटरेस्ट पे। ठीक है, इवन इफ दे हैड नो डिज़ायर टू बी मेंबर्स देमसेल्व्स, अगर इनकी कोई डिज़ायर है ही नहीं है कि मेंबर बनना है, तो कंट्री क्या कर सकती हैं, इन्हें अपने लिए कंट्रीज कुड सी दैट द क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक, मतलब कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, क्वालिटी फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप के लिए। क्या इतना होना चाहिए, देखो पता नहीं क्या ही बन गया, इतनी ज़्यादा होनी चाहिए इकोनॉमिक पावर, या इतनी होनी चाहिए, या इतनी होनी चाहिए, किस कंपैरिजन वाइज, पॉलिटिकल पावर कौन से कंपैरिजन वाइज हम देखेंगे। मतलब कि जिस तरीके से हम ग्राफ देखते हैं तो ये ऐसे करके जाता है आगे, तो ऐसे करके ये मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप के लिए, कितना बजट लेवल, मतलब जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बजट कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, वॉज अ बिग पॉपुलेशन, जो बिग पॉपुलेशन है ये एसेट है या लाइबिलिटी है कंट्री के लिए, जो कि वर्ल्ड में एक बिगर रोल प्ले कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं इन क्राइटेरिया के बाद। अगर रिस्पेक्ट, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए क्राइटेरिया है, तो जो कंट्री हैं जिनका एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स रहा है वो लाइन में होंगी मेंबर्स के, लेकिन क्या वो इफेक्टिव काउंसिल मेंबर्स बन पाएंगे। फर्दर मोर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का मैटर रिजॉल्व करना पड़ेगा या रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ज्योग्राफिकल टर्म्स में मतलब ये है कि एक सीट होगी ईच फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। ये कह रहे हैं कि डिड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, ज्योग्राफिकल टर्म्स में कह रहे हैं कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो क्या इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 1 सीट ईच फ्रॉम कहाँ से, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से होगी। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड ये होगा बी बाय रीजन्स और सब रीजन्स रेदर देन कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स ना देख के रीजन या रीजन्स या सब रीजन्स देखेंगे। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल लोकेशन से कैसे इशू ये रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या डिसाइड किया जाता है। इकोनॉमिक लेवल जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लेवल्स नहीं है। ठीक है, इसमें कहा है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि व्हाई नॉट बाय लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बेसिस पे क्यों इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा रहा है। व्हाई नॉट, इन अदर वर्ड्स ज़्यादा सीट्स दी जाती है जो डेवलपिंग वर्ल्ड हैं उनको। ठीक है, इवन हेयर यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं वर्ल्ड में, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट पे। तो फिर कल्चर की बात करते हैं कि फिर कल्चर क्या, कल्चर भी बोला है ना कि कल्चर अच्छा होगा, सोशल डेवलपमेंट्स होंगे, तो क्या डिफरेंट कल्चर्स या सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और ज़्यादा बैलेंस्ड वे में। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे अराइज होते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन या वर्ल्ड, कैसे वर्ल्ड को डिवाइड किया जाएगा सिविलाइजेशंस या कल्चर्स से। How does one divide the world by civilizations or culture given that nations have so many cultural streams within their borders? क्योंकि जो nations हैं उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा cultural streams हैं उनकी border के पास आसपास।
रिलेटेड इशू क्या था कि चेंज करना है नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। अगर इन सब की हम बात करें, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, कल्चर, जोग्राफिकल लोकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ऑल टुगेदर बात क्या हो रही है कि मेंबरशिप कैसे चेंज किया जाए, नेचर ऑफ मेंबरशिप चेंज कैसे किया जाए। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि सम इंस्टेट फॉर इंस्टेंस दैट द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स बी अबॉलिश्ड। यहाँ पे ये कहते हैं जो वीटो पावर दी गई है 5 परमानेंट मेंबर्स को, मतलब यहाँ पे इन्हें कुछ ये इनके लिए स्पेशल पावर, एक तरीके से ये वोट करेंगे तो फिर वही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यही अबॉलिश क्यों नहीं की जा सकती। बहुत से लोगों ने परसीव किया कि जो वीटो इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोवेरेन इक्वलिटी इन द यूएन एंड थॉट दैट द वीटो वाज नो लॉन्गर राइट और रिलीवेंट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और सोवेरेन इक्वलिटी की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट है यूएन में, तो जो वीटो है ये राइट नहीं है या फिर रिलीवेंट नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। चार्टर परमानेंट मेंबर्स को क्या प्रोवाइड करता है, प्रिविलेज्ड पोजीशन, स्टेबिलिटी लाने के लिए इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो मेन प्रिविलेजेस हैं वो हैं परमानेंसी, मतलब ये परमानेंट मेंबर हैं, इन्हें कभी नहीं हटाया जाएगा, और वीटो पावर। तो ये वीटो पावर से मतलब के थ्रू कोई भी मैटर पे डिसीजन ले सकते हैं वोटिंग के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से इनके प्रिविलेजेस हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ 2 ईयर्स के लिए रहते हैं एक टाइम पे, और उसके बाद ड्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है। कंट्री री इलेक्टेड नहीं हो सकती है इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। मतलब मान लीजिए कि एक कंट्री को इलेक्ट कर लिया गया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद फिर से इलेक्शन हुए। यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि अब फिर से नहीं इलेक्ट किया जाएगा, तो रिपीटेटिव टर्म में इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा या अपॉइंटमेंट नहीं होगा मेंबर्स का डायरेक्ट वे में, ठीक है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। तो अब वीटो पावर क्या है, व्हाट इज द वीटो पावर। हमने देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वीटो पावर प्रोवाइड की गई है। तो ये वीटो पावर क्या होती है। इन टेकिंग डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड करते हैं वोटिंग के थ्रू। वही हमने बात की कि डिसीजन के टाइम पे वोटिंग होती है और हर एक मेंबर का एक वोट होता है। हाउएवर जो परमानेंट मेंबर हैं वो निगेटिव मैनर में भी वोट कर सकते हैं। मतलब कि अगर सारे परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर पर्टिकुलर डिसीजन पे वोट कर रहे हैं तो जो कोई भी एक परमानेंट मेंबर है वो निगेटिव वोट कर देगा, कैन स्टॉल दी डिसीजन, और यहाँ पे जो डिसीजन है रोक लिया जाएगा या उस पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। मतलब देखो ऐसे समझो कि 2 रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है। तो जो 4 परमानेंट मेंबर हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ जाने के लिए वोट कर रहे हैं, और इनके साथ नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। बट एक ने अगर यहाँ पे वोट कर दिया लेकिन यहाँ कौन करेगा, परमानेंट मेंबर करेगा, तो इस तरीके से ये स्टॉल करेगा डिसीजन को, ठीक है। ये है निगेटिव वोट जो कि है, इसे कहते हैं वीटो। दिस निगेटिव वोट इज द वीटो। वाइल यहाँ पे एक मूव भी था कि अबॉलिश किया जाए या मॉडिफाई किया जाए वीटो सिस्टम का। देयर इज ऑल्सो अ रियलाइजेशन दैट द परमानेंट मेंबर्स आर अनलाइकली टू एग्री टू सच अ रिफॉर्म। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये एक तरीके से एग्री नहीं करते हैं ऐसे रिफॉर्म पे। ऑल्सो जो वर्ल्ड है वो रेडी नहीं है ऐसे रेडिकल स्टेप के लिए, जब से इवन दो द कोल्ड वॉर इज ओवर। अब जो यूज ऑफ वीटो पावर है 1 जून 2018 को, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस थे यहाँ पे चाइना, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, यूएसए के। देखो समझो, विदाउट द वीटो, वीटो के बिना एक डेंजर है। क्यों? जैसे कि 1945 में जो ग्रेट पावर थी उन्होंने अपने इंटरेस्ट लूज कर दिया था वर्ल्ड बॉडी में, दैट दे वुड डू व्हाट दे प्लीज्ड आउटसाइड इट एंड दैट विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट द बॉडी वुड बी इनइफेक्टिव। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट पावर्स हैं ये वर्ल्ड बॉडी में फिर इनने इंटरेस्ट ही नहीं रखा इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वीटो पावर के लिए अगर मना कर दिया गया तो फिर वो क्या करेंगे, जो भी उन्हें आउटसाइड करना है वो चीज़ करेंगे, और इनके सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट के बाद जो ये बॉडी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनइफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट हटाया भी नहीं जा सकता है।
तो समझ में आया कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस में चेंजेस क्यों नहीं किए गए, क्या रीज़न है, ये सब चीज़ें थी। अब हम आते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन पर। देखो यहाँ पे जो मेंबरशिप का क्वेश्चन है ये तो सीरियस है, इसी के साथ कुछ सब्सटेंशियल इश्यूज हैं वर्ल्ड के सामने, जैसे कि यूएन ने कंप्लीट किए अपने 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जो हेड हैं सभी मेंबर स्टेट्स के, वो कहाँ पे मिलते हैं, सितंबर 2005 में मिलते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। तो कब मिलते हैं, कहाँ पे नहीं, कब मिलते हैं, सितंबर 2005 में। जो लीडर्स हैं इस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि कुछ स्टेप्स ली जाएंगी, should be taken to make the UN more relevant in the changing context, और UN को ताकि और relevant बना सके changing context में। क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, पीस बिल्डिंग कमीशन का क्रिएशन किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि 60 ईयर्स कब हुए, 2005 में। अब देखो एक्सेप्टेंस किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज़। वो ये कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सेप्टेंस किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के केस में, जैसे कि अगर नेशनल गवर्नमेंट्स फेल हो जाती हैं तो उनके सिटीजन्स पे जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है ना, और ये कब से ऑपरेशनल है, मतलब कब से वर्क कर रहा है, 19 जून 2006 से। एग्रीमेंट किया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज MDGs। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, टेररिज्म की यहाँ पे बात करेंगे पूरी तरीके से फॉर्म्स और इसके मैनिफेस्टेशंस लिए जाएं टेररिज्म के लिए, और डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन, और एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक एग्रीमेंट हो किस चीज़ के लिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करने के लिए। It is not hard to see that these are equally contentious issues for the UN. ये भी एक तरीके से contentious issue ही है UN के लिए। पीस बिल्डिंग कमीशन क्या करेगा, बात ये आती है, ठीक है। There are any number of conflicts all over the world, which one should it intervene in? और इतने सारे conflicts हैं वर्ल्ड में, तो ये कौन से इशू पे इंटरवेन करेगा। Is it possible or even desirable for it to intervene in each and every conflict? क्या इसके लिए ये ईजी रहेगा पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए कि हर एक पॉसिबल और डिज़ायरेबल वर्क कर सके इंटरवेन करने में हर एक कन्फ्लिक्ट में। सिमिलरली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की एट्रोसिटीज से डील करने के लिए, और ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, और कौन इनको किनको ह्यूमन राइट्स को डिटरमाइन करेगा, मतलब लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होगा, इसे कौन डिटरमाइन करेगा, लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, ठीक है, डिटरमाइन कौन करेगा, हु शुड डिटरमाइन लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और जो कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड, और जब इनका वायलेशन होगा तो इसके अगेंस्ट में एक्शन कौन लेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बातें होती हैं। तो गिवन दैट बहुत सारी कंट्रीज अभी भी पार्ट हैं डेवलपिंग वर्ल्ड का, तो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा यूएन के लिए अचीव करना एम्बिशियस सेट ऑफ गोल्स जो कि लिस्ट किए गए हैं, कहाँ पे ये लिस्ट किए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, दैट इज SDGs। क्या एग्रीमेंट होगा टेररिज्म की डेफिनेशन पे, क्या डेफिनेशन है टेररिज्म की, कौन डिफाइन करेगा, ये चीज़ भी थी कि कैसे एग्रीमेंट किया जाएगा ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, और कैसे यूएन फंड्स को यूज़ करेगा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। ये मिले, इन्होंने बात की कि पीस बिल्डिंग कमीशन बनाओ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाइए, टेररिज्म को डिफाइन फिर कैसे किया जाएगा, बात ये हो रही है, पीस बिल्डिंग कमीशन, इतने सारे मैटर्स हैं। तो पीस बिल्डिंग जो कमीशन है वो कौन से मैटर पे डिस्कशन करेगा, ये सारे डाउट्स यहाँ पे आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुआ। अब आती है बात इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स की, इंडिया और यूएन रिफॉर्म्स कैसे रहे हैं। तो इंडिया ने सपोर्ट किया यूएन का रिस्ट्रक्चरिंग सेवरल ग्राउंड्स पर, ठीक है। इसने बिलीव किया कि जो स्ट्रेंथेंड मतलब इट बिलीव दैट ए स्ट्रेंथेंड एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। एक स्ट्रेंथेंड और रिवाइटलाइज यूएन सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड है, ज़रूरी है चेंजिंग वर्ल्ड में।
ठीक है, इंडिया सपोर्ट करता है किस चीज़ के लिए? एनहांस रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. India believes that development should be central to the UN's agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security. India यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल हो, यूएन एजेंडा का सेंट्रल क्या हो? डेवलपमेंट, क्योंकि ये वाइटल प्री कंडीशन है किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, एक जो इंडिया का मेजर कंसर्न है वो है कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत टाइम से स्टैटिक ही है, वाइल यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप एक्सपेंड हुई है कंसीडरेबली. तो कुछ इस तरीके से इंडिया और यूएन के रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं. इसी सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया यहाँ पे कंसीडर करता है क्या? दिस हैज़ हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और ये हार्म करेगा किसे? सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव को. It also argues that expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community. यहाँ पे ये क्या आर्ग्यू कर रहा है कि मेंबरशिप अगर आप बढ़ाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में तो क्या होगा? यहाँ पे ये इंजॉय करेंगे ग्रेटर सपोर्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में. जो आपने परमानेंट मेंबर्स पे 5 परमानेंट मेंबर से इनकी मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए अगर और स्टेट्स आए तो आपको कॉपरेशन अच्छे से मिलेगा. वर्ल्ड में क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव अच्छे होंगे तो ग्रेटर सपोर्ट भी मिलेगा. ठीक है, we should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965. 1965 में जो UN Security Council की मेंबरशिप है वो बढ़ा के 11 से 15 कर दी जाती है, बट यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है. ठीक है, सिंस देन तभी से जो साइज़ है काउंसिल का वो क्या है? स्टेशनरी है, मतलब कि यहाँ पे फिर उसके बाद से चेंजेस नहीं किए गए 1965 के बाद. यहाँ पे जो फैक्ट है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की है. तो इंडिया यहाँ पे भी आर्ग्यू करता है कि ये क्या करें, इनका रोल हो शेपिंग द डिसीजंस इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट देम. तो यहाँ पे बात यही आ रही है कि परमानेंट मेंबर्स को जो आपने वर्क दिया रहा है उस चीज़ को दिया गया है इंक्रीज करें और मेंबर्स के लिए भी. इंडिया सपोर्ट करता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स. इसके रिप्रेजेंटेटिव ने आर्ग्यू किया कि जो एक्टिविटीज़ हैं सिक्योरिटी काउंसिल की ये ग्रेटली एक्सपेंड हुई हैं, फैली हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में. जो सक्सेस है सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन का वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल सपोर्ट पे, जो कि होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का. कोई भी प्लान जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए होगा सिक्योरिटी काउंसिल का ये ब्रॉड बेस्ड होगा. जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल मोर डेवलपिंग कंट्रीज़ होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग में ये ब्रॉड बेस्ड की बात कर रहे हैं. नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया भी चाहता है परमानेंट मेंबर बनने के लिए रीस्ट्रक्चर्ड यूएन में. इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में. देखो यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि क्राइटेरिया रखेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होगी, तो उसी वे में अगर हम देखें तो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड है. फर्स्ट कौन सी है आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है. मोर ओवर इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. इंडिया पार्टिसिपेट करती है वर्चुअली यूएन के इनिशिएटिव्स में. इसका जो रोल है यूएन पीस कीपिंग में ये भी एक अच्छा एफर्ट है, लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल है. कंट्री की इकोनॉमिक की अगर हम बात करें वर्ल्ड स्टेज पे तो ये अनदर फैक्टर है जो परहैप्स जस्टिफाई करती है इंडिया का क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. आपने इतने सारे फैक्टर्स रखे हैं, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और क्या रखा था यहाँ पे देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पीस कीपिंग एफर्ट्स हैं, ऐसे तरह तरह के, और इन सारी ही चीज़ों को इंडिया में मतलब है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये क्राइटेरिया है इंडिया के. इसलिए इंडिया जस्टिफाई करता है कि हम क्यों क्लेम कर रहे हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में. इंडिया ने अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर की बात कर रहे थे यूएन बजट में, तो इंडिया भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस करता है यूएन में एंड नेवर फॉल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट्स, और कभी भी फॉल्टर्ड नहीं होता है अपनी पेमेंट्स पे.
इंडिया अवेयर है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, इसकी अपनी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स, और ये जो ग्रेटर स्टेटस है ये एडवांटेज होगा कंट्री के लिए, क्या कंडक्ट करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी, रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि जितना ज़्यादा आप पावरफुल होंगे उतने ही ज़्यादा आप क्या होंगे, इन्फ्लुएंशियल होंगे। डिस्पाइट इंडिया की जो विश है परमानेंट वीटो की, विल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, सम कंट्रीज क्वेश्चन इज इट्स इंक्लूजन। नेबरिंग पाकिस्तान, जिसमें इंडिया के साथ जिसके रिलेशंस में क्या है, ट्रबल है, तो ये एकमात्र कंट्री नहीं है जो रिलेक्टेंट है इंडिया को परमानेंट मेंबर वीटो देने के लिए, ठीक है। इज नॉट द ओनली कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और भी लोग चाहते हैं कि ये जो पावर है वीटो वो इंडिया को ना मिले। कुछ कंट्रीज फॉर इंस्टेंस कंसर्न है इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज़ के लिए भी, और कुछ का मानना ये है कि जो इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं पाकिस्तान के लिए साथ, ये इंडिया को इनफेक्टिव बनाएगा परमानेंट मेंबर के थ्रू। तो देखो यहाँ पे बात ये है कि जो नहीं चाहते हैं तो वो 10 तरीके के बहाने दे देंगे कि इंडिया को परमानेंट मेंबर ना बनाया जाए, बट एक्चुअली हम देखें तो इंडिया ने बहुत बेहतर तरीके से जस्टिफाई किया है कि इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। Yet others feel that if India is included, then other emerging powers will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि और अदर्स जो मेंबर्स हैं या कंट्रीज़ हैं उनका मानना ऐसा है कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर दे दी जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, तो जो अदर इमर्जिंग पावर्स हैं जो इमर्ज हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, उन्हें एकोमोडेट करना पड़ेगा, जैसे कि ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, परहैप्स इवन साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, whom they oppose, ठीक है। There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership, since those are the only continents not to have representation in the present structure. यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर आर दोज का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है जो ऐसा मानते हैं कि जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है उसे उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, एक मिनट पेन का कलर हो गया है चेंज, हम इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इनका एक्सपेंशन है परमानेंट मेंबरशिप में ये रिप्रेजेंट होना चाहिए, सिंस जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट स्ट्रक्चर में अभी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। गिवन दीज कंसर्न, ये कंसर्न्स जो दिए गए हैं तो यहाँ पे हमें ये नोट करना होगा, क्या यहाँ पे ये कह रहे हैं इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया, ये इजी नहीं होगा इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए परमानेंट मेंबर बनना ऑफ द UN इन द फ्यूचर, क्योंकि ये इतने सारे कंसर्न हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, UN कैसा है यूनिपोलर वर्ल्ड में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries, यहाँ पे जो कंसर्न है UN के या फिर जिस तरीके के रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग है UN की, तो कुछ कंट्रीज़ के लिए ये होप है, ठीक है, जो चेंज, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं दैट चेंजेस कुड हेल्प द UN cope better with a unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals, मतलब कि that changes, hope of some countries that changes could help the UN पे यहाँ पे ये क्या हेल्प करने की बात कर रहे हैं कि बेटर तरीके से कोप अप कर सकेंगे यूनिपोलर वर्ल्ड में, जिसमें US के पास सिर्फ पावरफुल है, मतलब पावरफुल कंट्री सिर्फ US है, विदाउट एनी सीरियस राइवल्स, बिना किसी सीरियस राइवल्स के, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि US डोमिनेंस है, ठीक है, तो US डोमिनेंस के अगेंस्ट में क्या UN सर्व कर पाया है बैलेंस, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। फिर बात ये हो रही है कि क्या ये हेल्प करेगा डायलॉग मेंटेन करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ और US के साथ,
मतलब कि जो यूएस है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, इनके बीच में जो डायलॉग रिलेशंस हैं, क्या इसका बैलेंस बना पाएगा, मेंटेन कर पाएगा और प्रिवेंट कर पाएगा अमेरिका को फ्रॉम डूइंग वॉट एवर इट वॉन्ट्स। मतलब कि अमेरिका को जो करना है वो कर सकता है। तो क्या ये प्रिवेंट कर पाएगा अमेरिका को ये सारी चीज़ें करने से? ठीक है, यूएस पावर इजीली चेक्ड नहीं की जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसअपियरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, जैसे ही अपीयरेंस हुआ सोवियत यूनियन का, तो यहाँ पे कौन पावर में आ गया? यूएस। देखो, द यूएस स्टैंड्स एज द ओनली सुपर पावर। इसकी जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर हैं ये इसे अलाउ करती हैं इग्नोर करने में, किसे? यूएन को और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस तरीके से यूएस के पास पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, तो देखो मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छी पावर होगी तो आप क्या करेंगे? किसी को भी इग्नोर कर सकते हैं। किस तरीके से कि ठीक है यार हमारे पास तो पावर है। तो सेम बात वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस के पास इतनी अच्छी मिलिट्री पावर है, आर्मी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यूएस क्या है, क्या करेगा? इग्नोर करेगा यूएन की पावर को भी, एज वेल एज कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो यूएस उसे क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। अब देखो, सेकेंडली विद इन द यूएन, यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएन में ही अगर हम देखें तो जो इन्फ्लुएंस है यूएस का ये कंसिडरेबल है। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन का। तो जो यूएस है ये अनमैच्ड करता है फाइनेंशियल पावर एज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन। जो फैक्ट है कि जो यूएन फिजिकली लोकेटेड है विद इन द यूएस टेरिटरी, जैसे कि वॉशिंगटन में इस्टेब्लिश है या फिर सिचुएटेड है, तो एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस भी एक तरीके से हो जाता है। जैसे आप हैं, आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके जो सबके लिए बहुत ज़्यादा दूर हो, तो आप क्या कहेंगे? अरे हमारे घर के तो पास में है। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो यूएन है वो वॉशिंगटन में है, मतलब कि यूएस में ही आ रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से यूएन फिजिकली जो लोकेशन है इसी की टेरिटरी में, वॉशिंगटन में है, यूएस में है, तो ये भी एक तरीके से क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, या फिर जो सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। यूएस also has many nationals in the UN bureaucracy। यूएस में बहुत सारे जो मतलब जो यूएस के जो नेशनल्स हैं तो ब्यूरोक्रेसी में, यूएन ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी के साथ इसकी जो वीटो पावर है, तो यूएस स्टॉप कर सकता है कोई भी मूव जिसे ये समझता है कि ये अनोइंग है या डैमेजिंग है इसके इंटरेस्ट के लिए। मतलब वर्ल्ड के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। यूएस चाहे, यूएस के पास इतनी पावर है तो वो यूएन को कोई भी ऐसी चीज़ करने से मना कर सकता है जो वर्ल्ड के इंटरेस्ट में ना हो। बट यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है? अपना ही इंटरेस्ट देख रहा है एक तरीके से, और ये क्या करता है कि इसके इंटरेस्ट को अगर कुछ चीज़ एनॉय कर रही है या डैमेज कर रही है या इसके फ्रेंड्स के या एलाइज के इंटरेस्ट को, तो ये उस तरीके से इस पे ध्यान देता है। इट फाइंड्स एनॉइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फ्रेंड्स एंड एलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसे स्टॉप कर सकता है। जो पावर है यूएस की और जो इसकी वीटो है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंश्योर करती है कि जो वॉशिंगटन है इसका कंसिडरेबल डिग्री है ऑफ से इन द चॉइस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। US can and does use this power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policies। US यहाँ पे ये पावर कैसे यूज़ कर सकता है? स्प्लिट करना। स्प्लिट कैसे? कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और रिड्यूस करे ऐसी पॉलिसीज़ को जो इसके अपोजिशन में हो। UN is not therefore a great balance to the US। और ये सारी चीज़ें देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि UN एक ग्रेट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। किसके लिए? यूएस के लिए। ठीक है, नेवरदलेस यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें यूएस डोमिनेंट है, यूएन can and has served to bring the US and rest of the world into discussions over various issues। nevertheless मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस डोमिनेंट है, लेकिन यूएन क्या कर सकता है और करना भी चाहिए क्या? कि यूएस को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक जगह लेके आए डिस्कशंस पे ओवर वेरियस इश्यूज। US leaders, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो US लीडर्स हैं
इन स्पाइट ऑफ फ्रिक्वेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएन, मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद भी यूएन में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सर्व कर रहे हैं पर्पस, जिसमें 190 नेशंस एक साथ डील करते हैं कन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कन्फ्लिक्ट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएन प्रोवाइड करता है एक अरेना जिसमें ये पॉसिबल है कि यूएस के एटीट्यूड्स और पॉलिसीज को चेंज किया जा सके, बट ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रियरली यूनाइटेड है वॉशिंगटन के अगेंस्ट में, और वाइल ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है बैलेंस करना यूएस पावर को, तो यूएन क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज, मतलब कि एक ऐसा स्पेस देता है जहां पे सिर्फ यूएस के एटीट्यूड्स और पॉलिसीज के अगेंस्ट में ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऐसे सुने जाते हैं, और कॉम्प्राइजेज और कंसेशंस कैन बी शेप्ड। ठीक है, यूएन इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। इम्परफेक्ट बॉडी है, परमानेंट मेंबर नहीं बना पा रहे हैं, यूएस के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी इसके बिना वर्ल्ड का कोई भी मतलब नहीं है, एकदम वर्स ऑफ कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, जो ग्रोइंग कनेक्शंस हैं और लिंक्स हैं सोसाइटीज़ के बीच में, और जो इश्यूज हैं जिसे हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, ये क्या है, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूएन। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ यूएन इज़ नॉट देयर देन व्हाट विल हैपन, तो ये सारे आप फिर डायमेंशंस के साथ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस जो हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टू इंक्रीज प्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंस एंड देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएन विल ओनली इंक्रीज। Peoples and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interests and the interest of the international community more broadly। देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, इन्हें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बट यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस हैं, किस चीज़ के लिए, प्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस है यूएन का ये इंक्रीज होगा, और जो पीपल और गवर्नमेंट हैं उन्हें तरीके फाइंड करने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए, सपोर्टिंग एंड यूजिंग द यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि जो कंसिस्टेंट है ओन इंटरेस्ट के साथ, और जो इंटरेस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ब्रॉड नेचर में। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। यहाँ तक यूएन के बारे में समझ में आया, कैसे रिलेशंस है इंडिया के साथ और किस तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड में है, कैसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है यूएस पावर को। यूनेस्को की हम बात करते हैं, देखिए ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया है, तो 4 नवंबर 1946 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में। क्लियर हुआ, इसको याद कर लो अच्छे से। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिशमेंट 4 नवंबर 1946, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना क्या, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, स्पेशल बॉडी है यूएन की, और पास्ट सेवरल ईयर्स में जो स्पेशल वर्क किया है यूनेस्को ने, तो वो क्या किया है, प्रमोट करना लिटरेसी, टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग को, और इंटरडिपेंडेंट मीडिया को अक्रॉस ऑल इट्स मेंबर नेशंस। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया, तो इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसे इस्टेब्लिश कैसे किया गया, तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज अ बॉडी हुज मेन टास्क वॉज, मतलब कि इस्टेब्लिश किसने किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि सारे ही मेंबर स्टेट्स इसमें होते हैं, इनके थ्रू यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया। मेन टास्क है इमरजेंसी फंड्स कलेक्ट करना चिल्ड्रन के लिए, और हेल्प करना डेवलपमेंट वर्क में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। क्लियर हुआ यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ हेल्प करता है और एनकरेज करता है वर्क को जो प्रमोट करते हैं चिल्ड्रंस हेल्थ और बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है। यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट ऑल 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि हमने देखा कि जनरल असेंबली के थ्रू ही इसे इस्टेब्लिश किया गया है। अब आ जाता है ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। और इसके क्या एम है? एम पे वैसे तो समझ आ ही गया होगा। और हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनका एक अलग से सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे सेम हम वही बात कर रहे हैं वैसे तो इसका एम क्या है? इसका एम है एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। और वर्क फॉर वर्कर्स, वर्क किसके लिए करता है? वर्कर्स के लिए, थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है। एडिशन में एक इंसेंटिव भी है वुमेन और मेल वर्कर्स के लिए, किस चीज़ के लिए? क्या कारण है? तो एंगेज करना प्रोडक्टिव वर्क में, और सेफ्टी, पैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशंस उनके लिए क्रिएट करना एट दी वर्क प्लेस। ठीक है। इन्हें ऐसे ही सेम याद कर लो, ऐसे नोट्स भी बना सकते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर हम आते हैं IMF पे। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसी करता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और रेगुलेशंस करता है किस चीज़ का? दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। IMF में 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं 12 अप्रैल 2016 तक, बट दे डू नॉट एन्जॉय एन इक्वल से। ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल सारी चीज़ें नहीं एन्जॉय करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें G7 मेंबर्स की, अब तो देखो इस तरीके से इनके परसेंटेज ऑफ वोट्स बताए गए हैं और सभी के और अदर मेजर मेंबर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब हम आते हैं वर्ल्ड बैंक पे। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसे क्रिएट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में, और इसकी एक्टिविटीज़ किस चीज़ पे फोकस की जाती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। मतलब कि जो कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं, उस पर ये फोकस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कैसे वर्क करते हैं ये? तो एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इरिगेशन और रूरल सर्विसेज से। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? पॉल्यूशन रिडक्शन, स्टेबलाइजिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोड, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और गवर्नेंस के लिए एंटी करप्शन और डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस। ये प्रोवाइड क्या करता है? तो ये प्रोवाइड करता है लोन्स और ग्रांट करता है मेंबर कंट्रीज़ को। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। इसी तरीके से ये इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और कभी कभी इसे क्रिटिसाइज़ किया भी जाता है। जिस तरीके से जो भी चीज़ इस्टेब्लिश होती है ना, उसका क्रिटिसाइज़ कभी ना कभी होता ही है, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक को क्यों किया जाता है? कि एक इकोनॉमिक एजेंडा जो ये इसे किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है? फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द पुअरर नेशंस, अटैचिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशन टू इट्स लोन्स एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। अब हम आ जाते हैं WTO पे, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेड है तो ट्रेड से रिलेटेड ही वैसे तो ये वर्क करेगा। देखो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स सेट करता है ये। ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 1995 में, और ये किस चीज़ का सक्सेसर था, या हम कहें तो सबसे पहले देखो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स ये इस्टेब्लिश किया गया था, और फिर इसके बाद इसी का सक्सेसर कौन बन गया? तो WTO। ठीक है। क्रिएटेड आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें 164 मेंबर्स रहे हैं 29 जुलाई 2016 तक। अभी इस ईयर के अकॉर्डिंग आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो यही लेता है, बट जो इकोनॉमिक पावर्स हैं जैसे US, EU, जापान है, ये मैनेज करते हैं WTO को। किस चीज़ के लिए? टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन करती हैं नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स के लिए, और WTO को बहुत बार क्या होता है? पुश किया जाता है बिग पावर्स के थ्रू। ठीक है। अब हम आते हैं IAEA, दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, और इसे क्या था ये? तो यहाँ पे इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट US प्रेसिडेंट ड्विट ईसेनहोअर्स एटम्स फॉर पीस
प्रपोजल, इस प्रपोजल के लिए ये किया गया था। प्रमोट करता है क्या, पीसफुल यूज न्यूक्लियर एनर्जी का, और प्रिवेंट करता है फॉर इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है, रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या इंश्योर करने के लिए कि जो सिविलियन है IAEA रिएक्टर्स ये नहीं, मतलब आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ही आप में। तो ये भी NGO है जो कैंपेन्स किस चीज़ के लिए करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। प्रमोट करता है रिस्पेक्ट सभी ह्यूमन राइट्स के लिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना ऐसा है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है और इंडिविजिबल हैं। ठीक है, ये प्रिपेयर करता है या पब्लिश करता है रिपोर्ट किस पे, ह्यूमन राइट्स को। गवर्नमेंट हमेशा इसके वर्क से हैप्पी नहीं रहती हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो फोकस कर रहा है एमनेस्टी, वो फोकस करता है मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो जो मिसकंडक्ट की बात करेंगे हमसे रिलेटेड, तो उनसे हम हैप्पी ज़्यादातर रहते नहीं हैं। ठीक है, नेवरदलेस ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स पे भी। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच। तो जो ह्यूमन राइट्स वॉच है ये अनदर इंटरनेशनल NGO है जिसमें रिसर्च और एडवोकेसी किस पे होगी, ह्यूमन राइट्स वॉच है तो ह्यूमन राइट्स पे ही होगी। और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है किसका, US में। ठीक है, ये ग्लोबल मीडियाज अटेंशन अपनी तरफ लेके आता है किस चीज़ पे, इट ड्रॉ नहीं सॉरी यहाँ पे ये ड्रॉ करता है ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस। ठीक है, हेल्प करता है बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशंस लाइक द कैंपेन्स टू बैन लैंड माइंस, स्टॉप द यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, मतलब चाइल्ड सोल्जर्स के यूज़ को भी स्टॉप करता है, और इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वर्क करता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमने डिस्कस किए, कब इस्टेब्लिश हुए, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, क्या वर्क करते हैं। UN से रिलेटेड भी हमने सारा सब कुछ समझ लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जैसा कि ये चैप्टर कंप्लीट किया तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन भी हमने मतलब इतनी बार डिस्कस कर लिया एक ही टॉपिक कि आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी बट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज आपका थैंक यू कुछ इस तरीके से हम करेंगे, ये थैंक यू आपका ये करेंगे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है, तो जो भी हमने समझाया वो क्लियर हुआ। तो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, वेलकम एंड थैंक यू सब हो चुका है। तो आज सेशन कंप्लीट होता है।